जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। यूनिट नंबर 4 यानी प्रेजेंटेशन एंड इंटरेक्शन स्किल्स के आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसका नाम है न्यूआंसेस एंड मेथड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी। इससे पहले हमने जो आपको टॉपिक दिया था वो न्यूआंसेस ऑफ प्रेजेंटेशन स्ट्रैटेजीज था, यानी प्रेजेंटेशन के दौरान आपको किस किस बारीकी का ध्यान रखना है इसके बारे में वो वीडियो था। और इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि स्पीच डिलीवरी जब आप देंगे तो तब आपको कौन कौन सी बारीकियों का ध्यान रखना है। पेन ले लीजिए और साथ में वही रजिस्टर ले लीजिए जिस पर आप अभी तक नोट्स बना रहे हैं। आज हम बात करेंगे न्यूआंसेस ऑफ स्पीच डिलीवरी की। Delivering the content of any presentation on a stage is known as speech delivery। तो पहले समझ लीजिए स्पीच डिलीवरी क्या होता है। जब कभी भी आप किसी स्टेज पर खड़े होकर बोलना शुरू करते हैं तो वो मेथड क्या कहलाता है? स्पीच डिलीवरी कहलाता है। इट इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन। कोई भी प्रेजेंटेशन बिना स्पीच डिलीवरी के नहीं होती है। अगर आपके प्रेजेंटेशन के कंटेंट बनाते समय आपने क्या लिखा है ये इम्पॉर्टेंट है, तो उसे किस तरीके से कहना है ये उससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। A speaker must understand the subtle differences of paralinguistic features। यानी कि अगर कोई स्पीकर है तो उसको शब्दों पर तो ध्यान देना है, लेकिन उसके अलावा वो सारी छोटी छोटी जो डिफरेंसेस होंगे पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स पर के उन पर भी ध्यान देना है। बोलते समय आपके वोकल इन्फ्लेक्शंस क्या होंगे, आप कब रुक रहे हैं, कब आपको बोलना है, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, टोन आपने कैसी रखी हुई है, आपका रेट ऑफ स्पीच क्या है, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं बारीकियों का हमें ध्यान रखना है। दीज आर कॉल्ड न्यूआंसेस यानी बारीकियां। तो हमें कौन कौन सी बारीकियों पर ध्यान देना है जब हम किसी भी स्पीच की डिलीवरी करते हैं? तो सबसे पहली बात, प्रोनाउंसिएशन हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए। आर्टिकुलेशन यानी कि बोलते समय जो जो भी साउंड हम निकाल रहे हैं यानी ध्वनि जो बना रहे हैं वो अलग अलग समझ में आनी चाहिए सभी को, इतना करेक्ट उसको बोलना है। रेट ऑफ स्पीच यानी बोलने की जो हमारी स्पीड है वो बिल्कुल मॉडरेट होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा तेज और ना बहुत ज़्यादा कम। बस आप ये ध्यान रखिए, बच्चों के साथ थोड़ा सा कम स्पीड में आप बात करेंगे, बड़ों के साथ थोड़ा तेज स्पीड में आप बोल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज नहीं बोलना है। मॉड्यूलेशन इम्पैक्टफुल हो, यानी कि आपको ये पता हो कि कब मेरे को अपनी आवाज़ को तेज करना है, कब अपनी आवाज़ को मुझे कम करना है। अगर माइक दिया गया तो कैसे बोलना है, बिना माइक के मुझे कैसे बोलना है। तो मॉड्यूलेट करना है अपनी वॉइस को, यानी कम ज़्यादा करने का जो रेगुलेशन होता है, रेगुलेट जिसे कहते हैं, वो आपको करना है। इसके अलावा सही जगह पर आप स्ट्रेस और इंटोनेशन का प्रयोग करें। स्ट्रेस सही करने से प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी निकलती है और ये बोलने में भी इम्प्रेसिव लगता है। टाइम मैनेजमेंट, जितना समय दिया जाए उतने समय की तैयारी कर कर आप जाएं, ना कम ना ज्यादा। बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल फ्लॉलेस हो, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी इशारा आपका भद्दा ना लगे, लोगों को परेशानी ना हो, एक वेलकम नोट हो आपके चेहरे पर, एक स्माइल हो, कॉन्फिडेंस आपने दिखाया अपनी बॉडी के थ्रू। तो ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी है। इसके अलावा स्टेज कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रही है तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को भी देखें, ऑडियंस को भी देखें। ऐसा ना हो आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चलाई और आप उसको पढ़ने में रह गए, ये चीजें आपको नहीं करनी है। और किस मेथड से आप अपनी स्पीच देना चाहते हैं ये आप चुन लीजिए। चारों मेथड हम आपको अगली स्लाइड्स में बताने वाले हैं। इसके अलावा आपको पब्लिक स्पीकिंग के तीनों पिलर्स पर ध्यान देना है, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और फ्लुएंसी। तो इस तरीके से मिलाकर ये इतनी सारी बारीकियां होती हैं जो जिस पर हमें ध्यान देना है जब हम स्पीच डिलीवरी करने के लिए जाते हैं। तो जो हमने अभी तक पढ़े हैं अपने सारे के सारे न्यूआंसेस वो ही मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं। आप वीडियो पॉज करके एक बार फिर से इन चीज़ों को पढ़ लीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पीछे वाला स्लाइड यूज़ कर सकते हैं। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। अब आता है मेथड्स ऑफ स्पीच डिलीवरी। मैंने आपको बताया था कि आप एक ही तरीके के मेथड से
हर जगह पर प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। अलग अलग सिचुएशन के लिए आपको अलग अलग मेथड चूज करने पड़ते हैं। जैसे केवल आप पढ़ सकते हैं अपनी स्पीच को, या मेमोराइज करके बोल सकते हैं आप, या एक्सटेम्परे मेथड आप कर सकते हैं, यानी नोट्स के थ्रू आप बोल सकते हैं, या फिर आप बिना किसी प्रिपरेशन के बोल सकते हैं। तो इस तरीके से 4 मेथड होते हैं स्पीच डिलीवरी के। तो ये मेथड क्या होते हैं, इनकी कमियां क्या होती हैं, इनकी इंपॉर्टेंस या फिर मेरिट्स क्या होती है, इसके बारे में आप बात करेंगे। रीडिंग, आप कहीं पर स्पीच देने जाते हैं लेकिन आप बिल्कुल अभी आपका ये पहला स्पीच है या दूसरा है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करते हैं, पूरी स्क्रिप्ट को लिख लेते हैं और वहां जाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इसे कहते हैं रीडिंग मैन्युस्क्रिप्ट मेथड ऑफ स्पीच डिलीवरी। अब इसका फायदा क्या होता है, मिस्टेक का चांस ही नहीं है, क्योंकि सारी चीजें तो आपने लिखी हुई हैं, फैक्ट्स भी लिखे हुए हैं, फिगर्स भी लिखे हुए हैं, 1 2 3 4, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मटेरियल बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होगा, क्योंकि आप पढ़ ही तो रहे हैं, बाकी सब तो आपने अच्छे से बनाया हुआ है। टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने पढ़ने के बाद रिहर्सल करके 2 3 बार देख लिया कि हाँ ये कितने मिनट का चाहिए था, उतने मिनट का मेरा बन गया है ये स्पीच। लैंग्वेज ऑलरेडी पॉलिश्ड करके आपने 2 3 4 बार प्लानिंग करके लिखी हुई है, तो ये आपको एक अच्छा एडवांटेज है आपको अपनी साइड से बनाकर नहीं बोलना है। तो फिर इसके नुकसान क्या है, डीमेरिट्स क्या होंगी इसकी, ये बोरिंग हो जाता है, मोनोटोनस। यानी अगर आपको स्टेज पे आके रीडिंग ही करनी है तो भैया हमें घर पे पढ़ने के लिए दे दो, हम घर जाके पढ़ लेंगे। हम इंटरेक्शन के लिए आए हैं, आप पता चला पढ़ने में लग रहे हैं। दूसरा होता है आई कांटेक्ट नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि पूरा टाइम तो आपकी आंखें बिजी हैं पढ़ने में, तो आई कांटेक्ट आप कब करेंगे। आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन स्किल बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि आप लोगों से इंटरेक्ट करने की जगह पढ़ने में मशगूल रहते हैं। इसके लिए परफेक्ट रीडिंग स्किल्स चाहिए, यानी कि हर शब्द की प्रोनाउंसिएशन आपको कई बार करके देखनी है। अगर आपके रीडिंग स्किल्स अच्छे नहीं है तो आप लोगों को बोर कर देंगे। रीडिंग के लिए इंटोनेशन, स्ट्रेस, आर्टिकुलेशन, प्रोनाउंसिएशन, इनका बहुत ध्यान आपको रखना है, अदरवाइज ऑडियंस उठकर भाग जाएगी। दूसरा मेथड होता है मेमोराइजेशन का। देखिए, अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और शुरू की एक कोटेशन है, या फिर ओपनिंग पैराग्राफ है, या फिर कंक्लूडिंग रिमार्क का मतलब होता है जब आप अपनी स्पीच खत्म करते हैं तो लास्ट में कोई एक छोटा सा दोहा बोल देते हैं, आप कपलेट बोल देते हैं, या कोई कोटेशन याद कर लेते हैं, तो यहाँ तक तो मेमोराइजेशन सही रखता है। लेकिन अगर आप पूरी की पूरी स्पीच को चाहें कि हम इसको याद कर लें और फिर बोलें, तो वहाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यानी जब आप किसी पूरी मैन्युस्क्रिप्ट को रट लेते हैं और रटने के बाद इस पेज पर आकर उसे बोलना शुरू करते हैं, तो ये मेथड कहलाता है मेमोराइजेशन मेथड ऑफ स्पीच डिलीवरी। इसके फायदे क्या होते हैं, देखिए, क्योंकि आपने सब चीज रटा हुआ है तो आप लोगों से आई कांटेक्ट बना सकते हैं, उससे ज्यादा आई कांटेक्ट बना सकते हैं जो आप रीडिंग के समय कर रहे थे। इसके अलावा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है उसका आप यूज कर लेते हैं, क्योंकि अभी आप बिजी नहीं है ना बहुत ज्यादा पढ़ने में, आपने मेमोराइज की हुई है चीजें, तो आप थोड़ा बहुत अपने बॉडी के मूवमेंट को या अपने स्पीकिंग के जो फीचर्स होते हैं उन पर ध्यान दे देते हैं। तीसरा, अलॉटेड टाइम में आपकी जो स्पीच है वो पूरी हो जाती है, जैसे रीडिंग अपने अलॉटेड टाइम में पूरी होती है ना, मेमोराइजेशन भी अपने अलॉटेड टाइम में पूरी हो जाती है। तो नुकसान क्या है, एक स्क्रिप्ट को याद करने में आपको बहुत समय लगता है, तो उसके लिए एक बहुत लंबा चौड़ा टाइम चाहिए प्लानिंग प्रिपरेशन के लिए। दूसरा, कभी कभी ये डल और मोनोटोनस लगता है। डल और मोनोटोनस किस लिए, कि मेमोराइज करके आप बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, आप कभी भी अपने ऑडियंस से ना तो इंटरेक्ट कर रहे हैं और ना ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनसे, ना ही उनका कोई रिव्यू ले रहे हैं बीच बीच में, बस आप अपनी साइड से बोले चले जानी है, वन वे कम्युनिकेशन का रास्ता हो जाता है। नो फ्लेक्सिबिलिटी, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हल्का सा कुछ मिनट आपको टोक दिया, आपका कोई शब्द मिस हो गया तो समझ लीजिए आपका पूरा प्रेजेंटेशन खराब। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा नुकसानदायक भी रहता है कि टोकने पर अगर आप कुछ भूल गए तो फिर आपको दोबारा से उस सिरे को पकड़ने में आपकी बॉडी लैंग्वेज भी खराब हो जाती है, आपका बोलना, स्पीकिंग, आपका वॉइस, सब कुछ खराब हो जाता है। तो कोशिश करें कि ये छोटी छोटी चीजों को याद करना अलग चीज है, लेकिन बाकी पूरी
प्रेजेंटेशन को याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मैं ये वाला मेथड कब और कहाँ लगाऊं। अब आ जाता है एक्सटेम्परे या स्पीकिंग फ्रॉम नोट्स। आपने मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है लेकिन आप नहीं चाहते कि आप सारा समय पढ़ें, तो आप क्या करें, मेन हेडिंग लिख लीजिए और उसके बाद उनकी सब हेडिंग्स लिख लीजिए। इस तरीके से आप करके ले जा सकते हैं अपने साथ। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में भी आप ऐसा ही करते हैं। जब आप पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में कुछ दिखाते हैं तो उसमें पूरा का पूरा डिटेल ना लिखें, आप हेडिंग्स लिख लें और उसका ब्रीफ में वहाँ कुछ लिख सकते हैं, बाकी सब आपको अपने आप पता होना चाहिए। यानी नोट्स से पढ़ना, सॉरी नॉट पढ़ना, नोट्स से अपनी बातों को अपने ऑडियंस को बताना या स्पीच डिलीवर करना क्या कहलाता है, एक्सटेम्परे कहलाता है। और इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि क्योंकि आप नोट्स से पढ़कर पढ़ा रहे हैं तो आप एक गाइडलाइन आपको मिली हुई है कब कहाँ क्या कैसे करना है, और इसके बीच में आप अपने ऑडियंस से 100% इंटरेक्शन में रहते हैं। आपने सिर्फ एक बार गए, आपने देखा फर्स्ट हेडिंग ये है, अब बोलना शुरू कर दिया, ऑडियंस से इंटरेक्शन चल रहा है आपका, आई कांटेक्ट चल रहा है आपका, और आप प्रॉपर टाइम दे रहे हैं अपने ऑडियंस को। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी आप स्टेज पर कहीं भी घूम सकते हैं क्योंकि आपने तो एक बार बस एक हेडिंग पढ़ी और बाकी सब तो आपको आता ही है। जो बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो एक्सटेम्परे मेथड से पढ़ाते हैं, पर जो नए लोग होते हैं, जो नए नए प्रेजेंटेशन करने जाते हैं, वो अधिकतर रीडिंग से काम चलाते हैं अपना। तो एक्सटेम्परे एक बड़ा अच्छा मेथड है और बहुत प्रचलित है उन लोगों के बीच जो अक्सर प्रेजेंटेशन लेते रहते हैं। ऑडियंस के साथ एक अच्छा संबंध बनाने में ये मेथड बहुत काम आता है, क्योंकि आप आई कांटेक्ट कर रहे हैं उनके साथ, आप उनका रिव्यू भी साथ साथ ले रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, आप स्टेज कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो आप बिल्कुल फ्री होकर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने प्रेजेंटेशन देते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, एक्सटेम्परे की स्लाइड प्रिपरेशन में या नोट्स प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगता है और स्टेज पर आने से पहले आपको इतनी बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि आप उस पूरे टॉपिक को अच्छे से उसके ऊपर काबू कर लेते हैं। तो ये काबू करना जो होता है अच्छे से, इसमें पीछे की साइड बहुत टाइम लगता है, अदरवाइज ये मेथड बहुत पॉपुलर है। इम्प्रॉम्प्टू मेथड वो मेथड जो बिना किसी प्रिपरेशन के स्पीच की जाती है, उसे कहते हैं इम्प्रॉम्प्टू। इसमें होता क्या है, अचानक से आकर कोई आपसे कह देता है चलिए भाई 2 शब्द जरा इसके बारे में बता दीजिए, या अब मिस्टर एक्स जो है वो आपको इसके बारे में बताएंगे और मिस्टर एक्स को यही नहीं पता कि मुझे बोलना है, प्लानिंग है नहीं, अब क्या बोलूं। कोशिश करें कि आप किसी को इस तरह की सिचुएशन में ना डालें और ना खुद इसमें फंसने, जो अगर आपको फंसाया भी जा रहा है तो बचने की कोशिश करें। लेकिन अगर अनअवॉइडेबल हो, आप बिल्कुल भी नहीं बच सकते हैं इस चीज से, तो आप थोड़ा समय ले लीजिए सोचने के लिए और जितना आपको आता है उसको सहेज कर बोलना शुरू कर दीजिए। एडवांटेजेस क्या होते हैं, देखिए क्योंकि ये नेचुरल होता है तो ओरिजिनल थॉट्स निकल कर आते हैं, कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई मैनिपुलेशन नहीं होता, जैसा आपको पता है वैसा ही आप बताना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि आप इसे ओरिजिनली बोलते हैं तो जब आप एक बार कॉन्फिडेंट महसूस करना शुरू कर देंगे ना, तो धीरे धीरे आपको जो कुछ भी इसके बारे में पता होगा आप एकदम से बताना शुरू कर देते हैं। तो ये नेचुरल इसलिए लगता है कि ये ओरिजिनल है। तो एडवांटेज इसका यही होता है कि अगर आप एक एक्सपीरियंस स्पीकर हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कि आप किसी भी टॉपिक पर अनप्रिपेयर्ड बोल सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, अगर आपको प्रेजेंटेशन का या इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है तो आप बोलेंगे क्या, तो ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं होता। जैसे प्लानिंग में होता है ना, पहले मैं ये बोलूंगा, फिर इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद ये बोलूंगा, फिर अच्छाई, फिर बुराई, इस तरीके से एक सिस्टम से आप ऑर्गेनाइज करके चलते हैं। यहाँ पर तो आपको पता ही नहीं है, जो आपको समझ में आ रहा है वही बोल रहे हैं, वो लॉजिकल लग रहा है कि नहीं, वो सिस्टमाइज लग रहा है कि नहीं, ये बाद की बात है, पर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कहा गया है। तो इसमें सबसे बड़ी कमी होती है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। दूसरा, कोई भी इस स्पीच के अंदर कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं होता जिसको आप पहले से तैयार करके आए हुए हैं, तो यहाँ पर लॉजिकल जो थिंकिंग होती है उसका थोड़ा सा अभाव आपको रहता है और आपके जो रैम्बलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी आप अटक जाते हैं, बार बार भटक जाते हैं रास्ते से, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि क्या करना है, अचानक से आपके ऊपर थोप दिया गया है। और इट में टर्न आउट फेलियर, अगर आपके पास
उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो बहुत जल्दी आप आउट हो जाते हैं, आप बोलना बंद कर देते हैं, सॉरी कह के बैठ जाते हैं, थैंक यू कह के बड़ी जल्दी ख़त्म कर देते हैं। तो डिसएडवांटेज यही रहता है, बिना प्रिपरेशन के बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इम्प्रॉपरली कोशिश करें, आप बिल्कुल इस चक्कर में ना फंसें और ना किसी को कोशिश करेंगे ना फंसाएं इस चक्कर में। एग्जामिनेशन के लिए टिप्स ये रहेगा कि जब आप क्वेश्चन नंबर लिखते हैं तो बिल्कुल वही क्वेश्चन नंबर लिखें जो क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, और एक क्वेश्चन को जब आप लिख रहे हैं तो उस क्वेश्चन में जो चीज़ मेन पूछी गई है प्लीज़ उसको एक लाइन में आप ज़रूर लिख दें। क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद सीधा आंसर ना लिखें। जैसे सपोज करिए आपसे पूछा जाए न्यूएंसेस ऑफ स्पीच डिलीवरी या फिर न्यूएंसेस ऑफ प्रेजेंटेशन, तो आप प्लीज़ कम से कम यहाँ पर ये तो लिख दें कि न्यूएंसेस ऑफ स्पीच डिलीवरी है, ये न्यूएंसेस ऑफ प्रेजेंटेशन नहीं पूछा गया है। तो ये करने से थोड़ा सा आसान हो जाता है इवैल्यूएटर को चेक करना। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा पब्लिक स्पीकिंग और उसके पिलर्स पर। आई होप आपको ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, तो जल्दी से इसकी तैयारी कर लीजिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड।